जाति आखिर क्यों नहीं जाती के आज के एपिसोड में हम जिस लेख के ऊपर चर्चा करेंगे वह लेख ना होकर दरअसल श्री जगजीवन राम जी द्वारा दिया गया एक भाषण है जिसे संपादक ने इस लेखों की श्रृंखला में संकलित किया है। ये भाषण कब दिया गया है इसका किसी भी तरह का ब्यौरा संपादक ने यहाँ प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए कहना मुश्किल है कि भाषण कब दिया गया है। लेकिन भाषण बहुत इंटरेस्टिंग है, खासकर ये मार्क्सवाद को जो है भारतीय संदर्भों में रखकर उसका एनालिसिस प्रस्तुत करता है और साथ ही उस समय की कांग्रेस की विदेश नीति और पड़ोसी देश चीन के प्रति भारतीय रवैये को भी स्पष्ट करता है। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है वर्ण व्यवस्था तोड़ना मानवीय एवं राष्ट्रीय कार्य, बाबू श्री जगजीवन राम। आदरणीय सभापति जी, भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, ये लेख ना होकर भाषण है। असल में मानव समाज में सदा इस बात का प्रयत्न होता रहा है कि समाज में जो ऊंच नीच का भेद पैदा हो गया है उसका समूल नष्ट किया जाए। इस भेद को नष्ट करने से ही मानव समाज सुखी हो सकता है। तो सभी विद्वानों ने ये तो माना है कि वर्ण व्यवस्था जो है उसका नाश किए बगैर जो है राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता। भारतवर्ष में भी इसके प्रयत्न किए गए हैं। परिणाम स्वरूप भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ऊंच नीच की खाई को भरने की भावना लोगों में पैदा हुई। उस समय इसने एक वृहद आंदोलन का ही रूप धारण कर लिया था। कुछ समय तक तो निम्न वर्ग के लोगों का पूरा प्रभुत्व भी हो गया था, पर भारतवर्ष की वर्ण व्यवस्था के कारण वह छिन्न भिन्न हो गया। तो यहाँ निम्न वर्ग के लोगों का पूरा प्रभुत्व हो गया, उन्होंने लिखा है। तो ऐसा मेरा अनुमान है कि शायद ये सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं। वैसे देखने में तो वर्ण व्यवस्था बड़ी अच्छी चीज लगती है। कर्म के अनुसार जाति का नामकरण अत्यंत ही वैधानिक और न्यायोचित लगता है। इसके पीछे बहुत बड़ा दर्शन छिपा है, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था कभी व्यवहार रूप में आई इसका पता नहीं मिलता और इसका गलत प्रयोग समाज में होने लगा, जिसमें बहुत बड़ी हानि भारतीय समाज को हुई। तो स्पष्ट सी बात कह रहे हैं कि हमेशा ये तर्क दिया जाता है इसको मानने वालों की तरफ से कि ये जो है कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसका आगे वे उदाहरण दे रहे हैं, वो सुनिए। बाबू श्री जगजीवन राम जी ने कहा कि आज समाज में व्यक्ति की गिनती उनके गुण या अवगुण के आधार पर नहीं की जाती है, बल्कि उसकी पैदाइश के आधार पर की जाती है। एक ब्राह्मण का लड़का चाहे वे वेद कितने हैं यह भी ना जानता हो, लेकिन वह ब्राह्मण ही कहलाएगा। लेकिन एक अछूत का लड़का चाहे वे सभी वेद शास्त्र का ज्ञाता हो जाए, फिर भी वे ब्राह्मण नहीं कहला सकता, वह सत्यनारायण की कथा नहीं कह सकता। तो आप लोगों को याद होगा कुछ समय पहले कंट्रोवर्सी हुई थी। एक ओबीसी महिला थी जो कथावाचक थी, उनको कथा वाचन नहीं करने दिया गया, उनको धमकियां तक मिली। उसका पूरा एपिसोड जो है आपको खास मुलाकात सेक्शन में अंबेडकर नामा के मिल जाएगा, उसे भी आप देख सकते हैं। यह हमारे समाज की वर्ण व्यवस्था का दोष है। वर्ण व्यवस्था की विस्तृत चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था की बड़ी चर्चा है। यह सिद्धांत रूप में बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये व्यवस्थाएं पहले व्यवहार में आई या नहीं कहना तो मुश्किल है। परंतु वर्ण व्यवस्था के फलस्वरूप ही आज ये स्थिति बन गई है और समाज में जैसा मूल्य स्थिर हो गया है वे बड़े निराले और बेढंगे हैं। सच तो यह है कि जब से ये व्यवहार में आई है तभी से विद्रोह शुरू हुआ। भगवान बुद्ध ने इसका विरोध किया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर सीधी चोट करी, स्वयं राजवंश के होते हुए भी विद्रोह का नेतृत्व किया और इतिहास में अमरत्व प्राप्त किया। इसलिए आज भी पिछड़ा समाज के कार्यकर्ताओं के समक्ष यह कर्तव्य है कि वे इस वर्ण व्यवस्था पर सीधी चोट दें, क्योंकि जब तक उस पर सीधा प्रहार नहीं करेंगे तब तक शोषित वर्ग का कल्याण नहीं हो सकता। पुरानी लकीर पर चलना बहादुरी नहीं है, लकीरों को तोड़ना और धार को नया मोड़ देना ही बहादुरी है और इसी में अमरत्व है। बाबू श्री जगजीवन राम ने कहा कि इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के दुष्परिणामों को देश सदियों से भुगत रहा है। इसी के कारण आज देश में करोड़ों व्यक्ति मानवता के अधिकारों से वंचित हैं। आज अपने समाज में किसी व्यक्ति को उसकी बुद्धि, योग्यता, चरित्र, गुण, सेवा भाव, त्याग और कर्मठता के अनुसार बड़ा या छोटा नहीं माना जाता, बल्कि उसका मापदंड यह होता है कि वह व्यक्ति किस जाति वंश में उत्पन्न हुआ है। तो ये तो हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि योग्यता को
इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। मेरिट किस तरह डिसाइड होती है ये पहले लेख में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भी लिख चुके हैं व्यंग्यात्मक तरीके से कि मेरिट को डिसाइड करने में 5000 साल का समय लगा है। कर्म का सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं, ये कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, मतलब कर्म की श्रेष्ठता ही सब कुछ है। लेकिन समाज में बिल्कुल इसके प्रतिकूल है। कर्म प्रधान नहीं माना जाता बल्कि जाति प्रधान माना जाता है। यहां कर्म प्रधान यदि माना जाता तो कोई भी व्यक्ति वेद और शास्त्र को जानने वाला ब्राह्मण माना जा सकता था। ऐसा नहीं माना जाता है कि ब्राह्मण चाहे भात पकाने वाला हो या ब्राह्मण का लड़का क्यों ना हो, वह ब्राह्मण नहीं है, बल्कि एक शूद्र का लड़का यदि वेद शास्त्र का ज्ञाता हो तो वह ब्राह्मण है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जो रसोइयों होते हैं ब्राह्मण, उनके बच्चों को भी रसोइया ही मानना चाहिए उस हिसाब से कर्म के आधार पर, जबकि उन्हें ब्राह्मण माना जाता है। और सम्मान जो है एक वेद शास्त्र के ज्ञाता, चाहे वह अछूत हो, उससे भी कहीं ज्यादा दिया जाता है। इस वर्ण व्यवस्था और जाति से देश को कितनी क्षति उठानी पड़ी है, यह कहना बिल्कुल कठिन है, पर इतना स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्र या समाज को जितनी हानि विदेशी आक्रमणों से हुई है, उससे भी अधिक और गहरी हानि हमें जातीय व्यवस्था से पहुंची है। तो यहां पर अगेन वो बात स्पष्ट हो जाती है। पहले के लेखों में भी हमने इस चीज का को बखूबी पढ़ा है कि किस तरीके से बाहरी आक्रमण जो थे हमारे देश पर होते रहे हैं और हमारा देश लंबे समय तक बाहरी आक्रमणकारियों का गुलाम बना है। और उसकी जो मेन वजह रही है वो यहाँ में प्रचलित जाति व्यवस्था रही है। वही बात यहाँ पर बाबू जगजीवन राम जी भी लिख रहे हैं। हमारे समाज का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक मापदंड व्यक्ति का जन्म बन गया है, जबकि अपने जन्म पर व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है। अंततः उन्होंने पिछड़े समाज के कार्यकर्ताओं से अपील की, यदि आप इस वर्ण व्यवस्था को निर्मूल करने में इस आंदोलन का नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपको हिंदू धर्म के बुनियादी सिद्धांतों पर सीधा प्रहार करना होगा। बिल्कुल वही बात है जो एनालिएशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि वेदों और शास्त्रों के मूल पर प्रहार करना होगा, उनका बहिष्कार करना होगा। जिस समाज में व्यक्ति का मूल्यांकन उसके जन्म से किया जाता है, उसके कार्य से नहीं, वहां शोषितों को उठाने का कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। बाबू श्री जगजीवन राम ने कहा कि मार्क्स ने समाज में दो ही वर्ग को देखा था, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। तो अब यहां पर जो मार्क्सवाद का वो एनालिसिस कर रहे हैं ना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि वे कहीं ना कहीं खुद भी इस के शिकार रहे हैं। अच्छी पोस्ट पर होने के बावजूद, रसूखदार होने के बावजूद भी वे थे तो एक अछूत ही, ऐसा समाज उन्हें मानता था, एक अछूत की ही दृष्टि से देखता था। तो इसके जो है भुक्तभोगी वो खुद भी रहे हैं, इसलिए वो इतना सटीक एनालिसिस यहां कर सके। उन्होंने इसका वर्गीकरण आर्थिक आधार पर किया, पर आर्थिक आधार पर ही वर्ग संघर्ष की उद्भावना की थी। लेकिन भारतवर्ष में आर्थिक दृष्टि से कोई वर्ग संघर्ष नहीं, क्योंकि हमारे समाज की व्यवस्था आर्थिक नीति पर स्थित नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि यदि पिछड़े समाज की आर्थिक समस्या का समाधान कर दिया जाए तो वर्ण व्यवस्था की सारी त्रुटियां स्वयं समाप्त हो जाएंगी। ये कहना भारी भूल होगी, क्योंकि आज वर्तमान भारतीय समाज में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को कम महत्व दिया जाता है। इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल अत्युक्ति नहीं होगा कि मार्क्सवाद के सिद्धांत से दूसरे देशों के शोषित वर्ग के लोग भले ही त्राण पा गए हों, मुक्ति पा गए हों, पर हमारे यहाँ की समस्या उनसे नहीं सुलझ सकती। यहां तो भंगी को लखपति बना दो, वह वेदाचार्य भी हो जाए, पर उसका स्थान भिखमंगे और मूर्ख ब्राह्मण से ऊंचा नहीं हो सकता। पूंजीवादी व्यवस्था में जिस प्रकार लखपति का कमजोर बेटा भी लखपति हो जाता है, उसी प्रकार हमारे जातिवादी समाज में ब्राह्मण का मूर्ख बेटा भी ब्राह्मण हो जाता है। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि वे विद्वान होते हुए भी बाबू जगजीवन राम जी को अछूत ही समझा जाता था और उनके साथ बर्ताव भी वैसा ही किया जाता था। तो इस बात को उनसे बेहतर तरीके से और कौन लिख सकता था कि आर्थिक रूप से सक्षम हो जाना और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित पद पा जाना भी कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता लोगों की सोच में।
बाबू श्री जगजीवन राम ने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि इस संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आमूल परिवर्तन किया जाए और समाज के इन रूढ़िगत मूल्यों को बदलने के लिए इस व्यवस्था पर हमें बिल्कुल सीधी चोट करनी है, क्योंकि जब तक यह जीवित रहेगी इंसान को इंसाफ नहीं मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर कोट कर रहे हैं कि जुल्म करने वाले जिस जाति के हैं, न्याय व्यवस्था को कंट्रोल करने वाले भी उसी जाति और वर्ण के हैं। इसीलिए जब तक ये वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था का नाश नहीं हो जाता, तब तक इंसानियत को भी आप शर्मसार ही होते हुए देखेंगे। समाज का एक बहुत बड़ा अंग मानव अधिकार से वंचित रहेगा, उसके सामाजिक विकास में यह रोड़ा बनता रहेगा। पर यह संतोष की बात है कि इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इनको मिटाने की ओर देश के कदम बढ़े हैं। पिछड़ा वर्ग आंदोलन इसका प्रमाण है, परंतु इसके कार्यकर्ता को इसे संगठित रूप से आगे बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आंदोलन करोड़ों मानवों का उत्थान का आंदोलन है। तो यहां पर उन्होंने पिछड़ा वर्ग आंदोलन का जिक्र किया है, और मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त किस तरह का आंदोलन था। क्या ये आप लोग मतलब कमेंट सेक्शन में मेरा भी ज्ञानवर्धन जरूर कीजिएगा इस मामले को लेकर। बाबू श्री जगजीवन राम ने अपने अंतिम भाषण में यह भी कहा कि आज यहां मुझे एक समाचार पत्र पढ़ने को मिला जिसमें बड़ी भद्दी भद्दी बातें लिखी थी। उसमें पंडित नेहरू के प्रति बुरी भावनाएं व्यक्त की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से हमारी राय है कि पंडित नेहरू के नेतृत्व पर हमें पूरा विश्वास है, देश को पूरा विश्वास है। उनके जैसा महान सच्चा योग्य व्यक्ति तथा मेहनती होना बहुत कठिन है। उनकी देश सेवा पर सभी को विश्वास करना चाहिए, लेकिन उस महान व्यक्ति के प्रति अनर्गल बातें लिखना शोभा नहीं देता। तो यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं है कि नाम किसी व्यक्ति का नहीं है कि किन लोगों ने वो भद्दी टिप्पणियां करी पंडित नेहरू के ऊपर। और अब अंत में विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वे क्या कह रहे हैं ये सुनिए, और उसे मौजूदा सरकार की फॉरेन पॉलिसी के साथ कंपेयर कीजिए। अंत में चीनी सरकार द्वारा भारतीय सीमा पर छेड़खानी करने के संबंध में पत्रकारों के द्वारा पूछे प्रश्न पर उन्होंने बताया कि यद्यपि किसी देश के साथ लड़ने की हमारी इच्छा नहीं है, किंतु अपने देश की एक एक इंच भूमि को हम पवित्र मानते हैं, और किसी ने हमारी भूमि की ओर बुरी आंख से देखा तो हम अहिंसा में विश्वास करते हुए भी उसकी आंखें निकाल लेंगे। और यही डायलॉग जो है हमारे प्रधानमंत्री जी भी मारते हैं, लाल लाल आंखें दिखाना, उससे डराना, लेकिन करते कुछ नहीं है। धीरे धीरे करके पूरा सियाचिन से आगे तक चीन का कब्जा हो गया है कई गांव पर। अब तो न्यूज से भी वो सारी चीजें गायब कर दी गई हैं बड़े सिस्टमैटिक तरीके से। भारत की विदेश नीति अत्यंत ही गौरवमय है। हमारी नीति तटस्थ नीति है। हम किसी दूसरे देश के पिछलग्गू होना पसंद नहीं कर सकते, फिर भी अपने देश की एक इंच भूमि भी किसी को हम नहीं दे सकते। तो ये उस समय की विदेश नीति थी, भारतीय विदेश नीति। उसे आप आज के हिसाब से कर सकते हैं। आज तो नेपाल तक हमारा दुश्मन हो चला है। कभी जो भारत का पिछलग्गू समझा जाता था नेपाल, उससे भी हमारे संबंध बेहद खराब हो चुके हैं। चीन पाकिस्तान जैसों का बड़े देशों का तो कहना ही क्या। तो इसी के साथ ये लेख समाप्त होता है। बाबू जगजीवन राम जी द्वारा दिया गया भाषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अम्बेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और इन वीडियोस को स्प्रेड करते रहिए। मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।